अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं वो क्लास है बीकॉम पार्ट 2 यानी ADP पार्ट 2, और इसका सब्जेक्ट है मुतालिया पाकिस्तान यानी पाक स्टडी। तो पाक स्टडी का आपका स्टूडेंट नेक्स्ट पेपर है। थोड़ी सी देर हो गई इस वीडियो को अपलोड करते वक्त क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो के अंदर। अब उस चीज़ के लिए माजरत है आपसे। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको नंबर 1 ये बताऊंगा कि पाक स्टडी में स्टूडेंट्स की सैपलीज क्यों आती हैं, उसकी वजह क्या है। इसके अलावा आपको ये बताऊंगा आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, और प्लस आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, जिससे फर्ज करें अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो अगर आप अपने पास से भी लिखो तो उस पेपर प्रेजेंटेशन को फॉलो करो तो इंशाल्लाह ताला आपको मिनिमम वो पास तो लाजमी करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये सब्जेक्ट टफ क्यों समझा जाता है। देखें स्टूडेंट्स, एक बात को समझिएगा, जिस सब्जेक्ट को आपने पूरा साल ही नहीं पढ़ना, उसको एंड वाले 2 दिन में या 1 मंथ में या पूरा साल अगर कोई कॉलेज में कोई सर पढ़ा भी रहा है तो आप उस पर फोकस नहीं करते, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं उस पर देते। इस वजह से ये सब्जेक्ट की समझ में नहीं आती। और दूसरा, बहुत से स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट के अंदर परेशानी इस वजह से बनती है क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं होता पॉलिटिक्स में। जिस बंदे का सियासी निज़ाम में या सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है, 99% स्टूडेंट्स का ऐसा ही है, तो उनको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। इस वजह से उनको समझ में नहीं आती कि ये जो चीज़ें बोल रहा है सर, ये क्या क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है। और ऊपर से स्टूडेंट्स जो हमारे सर होते हैं वो भी बच्चों की कंडीशन नहीं समझते। वो भी कहते हैं कि नहीं, आप जो हमें एक दफ़ा मुंह से निकालें आप 2 मिनट में उसको समझो। ऐसा तो कभी भी नहीं ये चीज़ होती। वो इंटरेस्ट आपका डेवलप नहीं कर पाते इस सब्जेक्ट में, और आपका इंटरेस्ट पहले से इस सब्जेक्ट में नहीं होता, और इसी वजह से ये सब्जेक्ट जो है ज़्यादातर सैपलीज गेन करता है। सीरियसली स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर सैपलीज गेन करता है। अभी इस वीडियो में मैं ज़्यादातर कोशिश यही करूंगा कि एक तो आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा, मैं जितनी कोशिश करूं अपने तवज्जुह से, ताकि आपका एक तो इंटरेस्ट आए वीडियो को एंड तक देखते वक्त, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। चलें अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के साथ साथ मैं पेपर प्रेजेंटेशन भी बताता जाऊंगा। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिएगा क्योंकि साथ साथ आपने निशान भी लगाने हैं। सबसे पहला जो आपने क्वेश्चन करना है स्टूडेंट्स, वो है दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिए के मुतालिक आपको कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, मतलब वो छोड़े स्टेटमेंट वो क्या डालता है, दो कौमी नजरिया आ गया ना, तो नंबर 1 क्वेश्चन आपका ये है, इसको अब आपने सोल्व कैसे करना है। स्टूडेंट्स, एक बात को देखें, दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है। दो मतलब दो, कौमी मतलब कौमे, दो कौमे और उनका नजरिया। देखो नजरिया किसे कहते हैं, नजरिए को पहले समझो, मैं दो एक एक लाइन में ना एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर क्वेश्चन को। नजरिए का मतलब ये होता है सोच। एक इंसान की एक चीज के मतलब क्या सोच है, अगर वो उस सोच के ऊपर पक्का अड़ जाता है, कहता नहीं अब ये मैंने काम करना है करना है करना है करना है, इसको करके रहना है, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कि मैंने ये काम जरूरी करना है, इस अमल को आप कहोगे ये मेरा नजरिया है। ठीक है, वो फिर सोच नहीं बन जाती, सोच फिर नजरिया बन जाती है जब एक इंसान अपनी सोच के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट्स का ये नजरिया, ये सोचा कि भाई मैंने एक बहुत अच्छा अकाउंटेंट बनना है, या मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या मैंने ऑडिटर बनना है, अगर वो अभी तक उसकी सोच है, जब तक वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा, जब वो उसके पीछे चलना शुरू हो जाएगा, काम करेगा, उसके पीछे मेहनत करेगा, तो वो जब उसको अचीव कर लेगा वो उसका नजरिया बन जाएगा। समझ आ रही है बात, ये नजरिया है। अब दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है। दो कौमी नजरिए, दो कौमों की सोच। देखो दो कौमें, बड़े सगीर, बड़े सगीर किसको कहते हैं, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो भारत है, ये तीनों जो थे एक ही सरजमीन थी, और इस पूरी सरजमीन को हम सब कॉन्टिनेंट इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं बड़े सगीर। अब बड़े सगीर में ना दो कौमें बात थी, एक थी मुसलमान एक थे हिंदू। ठीक है, अब हिंदू कहते थे कि हमारा नजरिया ये है कि हम बुतों की पूजा करते हैं, हमारा खाना पीना ये है, हम गाय का गोश्त खाते हैं, उनका लिबास और था, त्यौहार और थे, हर चीज हमसे डिफरेंट।
हमारा नज़रिया मुसलमानों का क्या था कि हम उनके उल्ट चलते थे। हम जो इबादत करते थे अल्लाह ताला की, हमारा जो मज़हब था वो डिफरेंट था, हमारे जो त्यौहार थे, मजहबी त्यौहार थे वो डिफरेंट थे, हमारा लिबास, खाना, हलाल हराम हर चीज़ हमारी उनसे डिफरेंट थी। इस वजह से ये दो कौमें थी, दो नज़रिए के हामिल। अब ये एक हिंदू चाहते थे कि मुसलमान हमारे ताबे हों, मतलब हम इनको जो कहें ये वो करें, मतलब हम कहें कि इस मुल्क के ऊपर हिंदी को एक हमने ज़ुबान, कौमी ज़ुबान का दर्जा देना, तो मुसलमान भी हिंदी ज़ुबान को फॉलो करें। हम कहें कि गाय का गोश्त नहीं खाना, तो ये गाय का गोश्त ना खाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि हिंदू जो चाहते थे वो चाहते थे कि भाई मुसलमान हमारे नीचे रहें, मुसलमान कहते थे नहीं आप हमारे नीचे रहो। तो ये क्या था, ये दो कौमें थी, उनका नजरिया ये था कि भाई हम आपसे हर लिहाज से डिफरेंट हैं। ठीक है, ये है दो कौमी नजरिए का मतलब। ये मेरे 2 से 3 जो मिनट का ये मैंने आपसे बोला। क्वेश्चन याद करने से पहले ये चीज जरूर समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जब आप क्वेश्चन को स्टडी करोगे ना तब आपको परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं आपने क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, और प्रेजेंटेशन से पहले बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या है, स्टूडेंट इसको याद करने बैठ जाते हैं। कैसे याद करोगे, कभी कोई शख्स हिस्ट्री को भी याद कर पाया? हिस्ट्री याद नहीं होती, हिस्ट्री को हमेशा समझना पड़ता है। मतलब ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको एक किताब दे दूं और एक इंटरेस्टिंग सी आपके टॉपिक है जिसमें आपके जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, तो मैं कहूँ इसको पढ़ो, तो आप कितने मज़े से लेट के भी उसको पढ़ोगे, बैठ के भी पढ़ोगे, इतनी तवज्जो से पढ़ोगे कि कोई शख्स आपको बुलाएगा भी तो आपकी तवज्जो उस चीज़ की तरफ होगी। जब आपने दोगुनी नजरिए का क्वेश्चन पढ़ना है तो उसको ना एक दफा पढ़ना है, जेन में ये नहीं सोचना मैंने याद करना है, पढ़ना जो चीज समझ में आई दूसरी दफा फिर पढ़ो। एक क्वेश्चन को आपने 4-4 3-3 4-4 दफा उसको पढ़ना है। ठीक है, जब पढ़ोगे आधी चीजें तो आपके माइंड में बैठ जाएंगी कि अच्छा इसमें ये हुआ था, हिंदू ये चाहते थे, मुसलमान ये चाहते थे, हिंदुओं का नजरिया ये था, मुसलमानों का नजरिया ये था। बात को समझे, इस तरह चीज याद होगी। अगर आप रट्टा लगाने बैठ जाओगे तो रट्टा लगाते रहोगे, 2 दिन वेस्ट चल जाएंगे आपके। बात को समझ रहे हैं? अब चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। इसकी आप पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? देखो, जब भी दो कौमी नजरिए का क्वेश्चन आ जाए ना, ऊपर आपने बड़ा सा लिखना है दो कौमी नजरिया। ठीक है, वो ही जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन की आपको बताता रहूं, ऐसे कोमास वगैरह। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, जब भी दो कौमी नजरिया आना है ना, तो आपने ना इन्वर्टेड कोमा में आपने मुसलमानों का नजरिया लिखना है, फिर इन्वर्टेड कोमा में हिंदुओं का नजरिया लिखना है, और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे होंगे ना, आपने उन पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ना है और उन पॉइंट्स को लिखना है, और उसके अंदर जो काम करना है ना, वो अपने अपने वर्ड से आपने लिखना है। ये काम, ये गलती कभी ना करें कि आप क्या करते हैं, हिस्ट्री को एग्जैक्ट ये ऑडिटिंग या ये बीला या ये दूसरे सब्जेक्ट तो नहीं ना जिसको हम रट्टा लगाएंगे, अंदर से भी रट्टा लगा लेंगे, एक्सप्लेनेशन को भी तो वो हमारा काम चल जाएगा। आप सिर्फ दो कौमी नजरिए को पढ़ो, हेडिंग्स को रट्टा लगा लो। हेडिंग्स के अलावा आपने जो उसके अंदर लिखना है ना, वो टोटली अपनी अपनी मतलब आपकी जो लैंग्वेज है ना उर्दू, उसको सिंपल उर्दू में अब लिखो जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है। हाँ, एक मैं आपको चीज बताऊं, जब भी क्वेश्चन लिखना ना, गप्पे ना छोड़ना काइंडली। ठीक है ना, गप्पों से मुराद क्या है, देखो टॉपिक से हटकर कोई भी बात करोगे ना तो वो पकड़ लेते हैं। आपको नहीं ये समझ में आती होती, लेकिन समझ जाओ जो बंदा पेपर चेक कर रहा होता है ना, उसको पता चल जाता है कि ये इसने लिखा क्या है और ये इसको कितना को आता था। ठीक है, आपने जो भी चीज लिखनी है ना, दो कौमी नजरिए से नहीं हटना। आप अपने पास से भी पॉइंट लिख सकते हो, लिबास, लिबास में लिख सकते हो जी हिंदुओं का लिबास ये था, हमारा लिबास ये था, खुराक हिंदू ये खाते हैं, हम ये खाते हैं, त्यौहार हिंदुओं का ये त्यौहार है, हमारा ये त्यौहार था, इस वजह से हम दोनों के नजरिए सोच आपस में मिलती जुलती नहीं थी। ठीक है, उसके अलावा आप क्या, मजहब हिंदुओं का और मजहब है, हमारा और मजहब है, हिंदुओं को सरकारी नौकरी मिलती थी, हमें सरकारी नौकरी नहीं थी मिलती, जुबान हमारे, हम दोनों कौमों के दरमियान जुबान का इख्तलाफ था। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को इस तरह प्रिपेयर करना है, और प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है जिनका आपने एक करना है, वो है कायदे आजम की इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान, और इलामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान। अच्छा, अब ये देखो, फर्ज करो पहले बात करते हैं कायदे आजम के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान। तो कायदे आजम मतलब कायदे आजम के जहन के मुताबिक वो अपने जहन में क्या सोचते थे कि पाकिस्तान, अब सॉरी पहले बताता हूँ आपको, नजरिया आपने समझ लिया ना। अब नजरिया पाकिस्तान, नजरिया मतलब सोच, पाकिस्तान अटैच हो गया तो पाकिस्तान बनाने की सोच, ये है नजरिया पाकिस्तान। ठीक है, कायदे आजम
के कायदे आज़म ने अपनी ज़ुबान से जो जो इरशादात कहे, उन इरशादात की रोशनी में मतलब कायदे आज़म पाकिस्तान को किस नज़र से देखते थे कि पाकिस्तान इस तरह का होना चाहिए, हम पाकिस्तान को इस वजह से हासिल करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को इस वजह से भी हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स आपको एक बेसिक ना करंट अफेयर्स की आपको एक जनरल से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आजकल इमरान खान कह रहा है ना, वो कह रहा है भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पाकिस्तानी है ना वो हकीकी आज़ादी हासिल करें। तो देखो उसके नज़रिए के मुताबिक हकीकी आज़ादी क्या है कि हम अमेरिका की गुलामी ना करें, हम अपने फैसले खुद करें, हम खुद इंडिपेंडेंट हों। हमें कोई मुल्क क्यों डिक्टेट करे कि भाई तुम लोग ये कर लो, तुम लोग ये करो, हम नाराज हो रहे हैं, आप रूस में ना जाओ, आपने तेल ले लिया तो रूस से क्यों तेल लिया। बात को समझ रहे हो। देखो मैं पॉलिटिकली मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, सिर्फ आपको एक करंट अफेयर के मुताबिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप जल्दी से समझो, क्योंकि एग्जाम्पल जब इंसान देता है ना किसी को तो वो बड़ी जल्दी से समझ लेता है। तो मैं अब इमरान खान के ज़हन के मुताबिक ये है ना उसकी हकीकी आज़ादी। इसी तरह कायदे आज़म के इरशादात के रोशनी में ना उनका नज़रिया पाकिस्तान को वो किस नज़र से देखते थे, ये आपने इसमें जब भी आप लिखोगे ना तो ऊपर आपने बड़ा सा लिख लेना है, कायदे आज़म कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान। इसमें पहले आप ना थोड़ा सा ना, जब भी स्टूडेंट जब भी याद रखो, जब भी कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान लिखना हो या अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान लिखना हो, तो एक दो लाइनों में नजरिया पाकिस्तान को डिफाइन कर देते हैं। अब देखो मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, अब देखो मैंने कोई याद नहीं की हुई, मैं अपने जैसे एक आम एवरेज सा स्टूडेंट्स ना नजरिया पाकिस्तान को सोचे, वो कहेगा नजरिया पाकिस्तान से मुराद ये है पाकिस्तान बनाने की सोच, पाकिस्तान बनाने की सोच। नजरिया पाकिस्तान को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मुसलमानों को एक अलग रियासत की जो ज़रूरत पेश आई, उस ज़रूरत के पीछे जो सोच थी, उस सोच का नाम नजरिया पाकिस्तान था। सिंपल सी बात, ये इस तरह लिखो, ठीक है ना। अब इसमें आपने बुलेट पॉइंट्स जो लिखने हैं कि मतलब कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायदे आज़म ने ये फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर हम इस तरह रहेंगे, पाकिस्तान को इस तरह डेवलप करेंगे। ये आपका फिर आपने जो अंदर पॉइंट्स लिखने हैं ना उसको नंबरिंग में नहीं देना स्टूडेंट, पहले नज़रिया पाकिस्तान की यहाँ पे हेडिंग दे के ना, नज़रिया पाकिस्तान इसकी हेडिंग देके इसको ना 2 से 3 लाइनों में इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर नंबर 1 ऐसे पॉइंट स्टार्स में लिख दो या बुलेट में लिख दो, ऐसे 2 3 4 5 6 मिनिमम आपके पॉइंट्स हो जाए। और इसी तरह ही जब आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लोगे कायदे अल्लामा इकबाल आपसे वैसे ही हो जाएगा। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारे पास है मुजद्दिद अल वसानी की खिदमात, मिली खिदमात। अब पहले तो ये समझो मुजद्दिद अल वसानी कौन थे। देखो पाकिस्तान ऐसे नहीं था, इसकी सोच आ गई कि मुसलमानों ने रात को ख्वाब देखा, कायदे आज़म ने या अल्लामा इकबाल ने रात को ख्वाब देखा जी हमें एक अलग रियासत का क़याम चाहिए जिसमें हम अपनी आज़ादी से रह सकें। जैसा कि आजकल मकबूजा कश्मीर है, क्या वो अपनी आज़ादी से नहीं ना रह पाते, यही चीज़ है सारी। उन मकबूजा कश्मीर के लोगों को आप अपनी जगह रख के सोचो कि देखो आज वो उन पे जो जुल्म हो रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करो हम अलहदा ना होते तो हम पे भी यही जुल्म होने थे। अब मैं बताने क्या चाह रहा हूँ, पाकिस्तान की जो सोच थी ना, ये स्टूडेंट्स मुजद्दिद अल वसानी जो थे उनके ज़माने की थी। वो 1500 कुछ में आई थिंक सो 1575 में वो पैदा हुए थे। तो मतलब 15वीं सदी से क्या है उनकी ये सोच थी कि एक ऐसा मुल्क हो, एक आज़ाद मुल्क हो जिसमें मुसलमान आराम से रह जाएं। अब मुजद्दिद अल वसानी ने का जब आपने टॉपिक पढ़ना ना तो उसका जब मिली खिदमात से पहले थोड़ा सा उनका इंट्रो दिया हुआ है। वो इंट्रो में आप देख लीजिएगा उनके वाला साहब का क्या नेम है, उनका उनकी पैदाइश क्या थी, उन्होंने उन्होंने किसके हाथ में बैत की, उनके उस्ताद कौन थे, बस इतना सा आपने इंट्रोडक्शन में लिखना है। फिर आगे उनकी मिली खिदमात पे आ जाएंगे ना, तो मुजद्दिद अल वसानी एक्चुअल में जो आपके एक बादशाह थे जी मुसलमानों के, वो थे अकबर, बादशाह अकबर। वो उनके खिलाफ थे। वो देखो बादशाह अकबर जो था ना वो क्या कहता था, नाउज़ुबिल्लाह, वो कहता था कि हम मुसलमानों के खुदा दो हैं। कहता था एक अल्लाह ताला और एक ये बुत जो हैं जिसको ये हिंदू वाले राम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहता वो ना उसने अपने जो दरबार है ना उसके अंदर ना कुरान पाक भी एक साइड पर रखा, और कुरान पाक के बिल्कुल बराबर में उसने ये किताब जो वो पढ़ते हैं हिंदू, उसको भी उसने साथ में रख दिया। कहता था कि भाई मैं दिन में दोनों किताबों को पढ़ता हूँ, यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला और जो ये राम है ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। अब
उस जमाने में ना उसका इन्फ्लुएंस था बड़े बड़े उलमा कराम पे। जो भी उलमा कराम उठता था ना, मतलब इसके खिलाफ बात करता था अकबर के खिलाफ, तो वो उसको दबा देता था, उसकी वॉइस को दबा देता था। फिर मुजद्दद अल वसानी एक ऐसे बुजुर्ग निकले जिन्होंने उसकी आवाज, जिन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कहा कि तू गलत कह रहा है, तू गलत कह रहा है, इस तरह कभी भी नहीं होता, हम मुसलमानों का अल्लाह ताला एक ही है, वो अल्लाह है, ठीक है ना। और अब उसने क्या किया, उसने मुजद्दद अल वसानी को कैद कर दिया, इनके साथियों समेत इनको कैद कर दिया। अब इस पे है ये सारा टॉपिक, ठीक है, कि उन्होंने कैद कर दिया। वो अकबर या मिली खिदमात में वो बताएगा आपको 8 to 10 पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को आप तरतीब से पढ़ोगे। मैंने क्रक्स निकाल के आपको बता दिया कि ये पूरे कंप्लीट टॉपिक का ये मतलब है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने जब भी इसको लिखना है, ऊपर मुजद्दद अल वसानी, मुजद्दिद अल वसानी, नीचे आपने थोड़ा सा उसका ना तारुफ, ये देखिए अब जो हम इंट्रोडक्शन लिखा करते थे, समझ में आई ना बात है। यही आपको कह रहा हूँ कि ये वीडियोस आपको बहुत काम देंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना तो बहुत इजी होता है स्टूडेंट, समझाना ही एक जो काम है। अब तारुफ में ना सिर्फ 2 से 3 लाइनें मैंने आपको पीछे बता दिया, आपने तारुफ में क्या क्या ऐड करना है। अब तारुफ के बाद अब ना सीधा ही दरमियान में आ जाओगे मिली खिदमात। अब मिली खिदमात में ऐसे आप इसको अंडरलाइन करके, प्यारा सा अंडरलाइन करके, इसमें आप नंबर 1 2 3 मिनिमम आपने 8 लिखने। अब इन 8 पॉइंट को फर्ज करो, एक पॉइंट है कि अकबरी की हमाकतें, कि माता अकबर जो था ना बादशाह, वो क्या क्या हमाकतें करता था, क्या क्या गलत काम करता था। अब आपने उसमें पढ़ा कि क्या क्या गलत काम होते थे, वो अल्लाह ताला और राम को एक नौजुबिल्ला एक समझता था। तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखो ना, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो, अपने वर्ड्स में। पॉइंट को समझ लिया ना, जब समझ में आ गया पॉइंट्स, तब आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, याद करने की कोशिश करो। और हर क्वेश्चन को मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, 3 से 4 दफा हर क्वेश्चन को आपने ऐसे स्टडी करना है, जैसे फर्ज करो कि सुबह आप उठे हो और आपको किसी बंदे ने एक बुक दी, आपको कहा ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है तुम्हारा, और इंटरेस्ट डेवलप करना है और कहना हाँ मैं इसको पढ़ूंगा, मैं कुछ ना कुछ हासिल करूंगा इसमें से, मैं हिस्ट्री तो पढ़ूं। बात को समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका मुजद्दद अल वसानी का इस तरह सोल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपका बनता है शाह वलीउल्लाह। अब शाह वलीउल्लाह मुजद्दद अल वसानी के बाद इसी नज़रिए को ना, जो मुजद्दद अल वसानी ने डेवलप किया था अकबर के सामने, इसी नज़रिए को इन्होंने लेके चला शाह वलीउल्लाह ने, जो कि नज़रिया था कि मुसलमानों को अलहदा होना चाहिए। ये जो मुसलमान जो ये दोगलापन एक्चुअल में स्टूडेंट्स अख्तियार कर लेते थे। क्यों भला? जब देखते थे ना, क्योंकि इनको लालच होती थी। इनको लालच किस चीज़ की होती थी? लालच इनको इस चीज़ की होती थी कि हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें नौकरियाँ मिल रही हैं, हम अय्याशी कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है इस्लाम को बढ़ाने की या तबलीग इस्लाम करने की, हम चुप करके अपने मज़े लेते हैं, हमारी औलादें भी अपने मज़े में रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये हिंदुओं के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। हिंदू जो इनसे काम करवाते थे, जो नज़रिया अपनाते थे, ये उसी मुताबिक चलते रहते थे, ठीक है। अब शाह वलीउल्लाह ने लेके जे, ये बादशाह था जहांगीर, औरंगजेब आलमगीर, अकबर का जो बेटा था ना वो था जहांगीर, जहांगीर का फिर आगे बेटा आया औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। अब ये शाह वलीउल्लाह उनके सामने डट गए थे। अब फिर इन्होंने नज़रिया जो अपनाया, शाह वलीउल्लाह ने ये भी मुसलमानों को अलग रियासत का अपनाया, और ये फिर उस नज़रिए को लेके आगे चले। आपने बिल्कुल सेम यही पैटर्न रखना है। शाह वलीउल्लाह ऊपर लिखेंगे, तारुफ में आपसे 2 से 3 लाइनें, जिसमें शाह वलीउल्लाह कब पैदा हुए, वाला साहब का क्या नेम था, इनके हाथ में बैत बैत की, और उस्ताद कराम कौन थे, और क्या क्या किताबें वगैरह लिखी हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 2 से 3 लाइनें काफ़ी हैं, पहले तारुफ, फिर उसके बाद मिली खिदमात में आप उनकी 7 से 8 मिली खिदमात लिख दीजिएगा। ये आपके अब 4 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तहरीके अलीगढ़ की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं अलीगढ़ की। जो क्वेश्चन आपका अलीगढ़ है, अलीगढ़ का जो क्वेश्चन है, इसको आपने किस तरह सोल्व करना है। देखो वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन आपके फायदे की है। कंप्लीट वीडियो देखेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जब किताब को लेके बैठेंगे ना, तो आप मेरे पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखो शाह वलीउल्लाह के बाद क्या हुआ, एक शख्सियत आए, उनका नेम था सर सैयद अहमद खां, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना उनकी खिदमत ये थी कि उन्होंने जब देखा कि अच्छा जी, मुसलमानों के ऊपर पहले तो अंग्रेज हुकूमत करते थे, सॉरी हिंदू हुकूमत करते थे, अब तो अंग्रेज भी आ गए इनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्होंने दिमाग में ना 2 3 चीज़ें सोची। उन्होंने जब इधर उधर देखा ना, उन्होंने देखा है जितने भी आला आला नौकरी हैं, वो सारी हिंदू ले लेते हैं अपने पास, क्योंकि अंग्रेज, जाहिर सी बात है, देखो अंग्रेज हैं, वो क्या करेंगे, वो जिनको अंग्रेजी आती होगी उनको ही देंगे ना नौकरी। तो वो ना
हिंदू क्या करते थे, हिंदू पढ़े लिखे थे, हिंदू हिंदू जानते थे, बड़े सियासतदान थे ना हिंदू, वो जानते थे कि हम अंग्रेजी सीखें। हालांकि उनकी जो लैंग्वेज है आपको पता, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, हिंदी है उनकी असल में लैंग्वेज, तो वो अंग्रेजी भी सीखते थे ताकि हम अंग्रेजों के साथ शाना बशाना चलें। बात को समझ रहे हैं? मुसलमानों को दबा के रखते थे, इल्म नहीं था हासिल करने देना चाहते। मुसलमान के जो स्कूल वगैरह होते थे उनमें अपने उस्ताद लगाते थे ताकि मुसलमानों बच्चों को हम अपनी हिंदी पढ़ाएं, इस तरह का भी रवैया अपनाते थे। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को क्या कहा, उनको ये कहा, देखो मेरी बात सुनो, अगर तो तुम लोग ये चाहते हो ना अलग रियासत आए, तो तुम लोगों को सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। हाँ, उर्दू भी सीखो, उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी ताकि तुम अंग्रेजों की तरह बात कर पाओ। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं बार बार फिर वो पॉलिटिक्स की तरफ आ जाता हूँ। आपने मुझे ये नहीं समझना कि मैं पॉलिटिक्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपको करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा तो आपसे ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। अक्सर इमरान खान अपने जलसों में क्या कहता है, वो ये कहता है जी मैं ज़्यादातर मेरा 20 से 25 साल बाहर के ममालिक में, मैंने सारी उम्र क्रिकेट भी खेली है, मेरा उनसे रब्ता है। मैं ये जानता हूँ कि अंग्रेज़ उस बंदे की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत खुद करता है। कहता है ना वो, ये बात आपने भी सुना होगा। ये आपसे जो भी स्टूडेंट्स कोई डिफरेंट हैं, मतलब नॉन लीग के हैं, तो वो काइंडली माइंड मत कीजिएगा। अब देखो वो कहता है भाई मेरा अंग्रेजों से रब्ता है क्योंकि मैं सारी उम्र इनके अंदर रहा हूं, मैं इनकी साइकी समझता हूं। इसी तरह जो थे ना सर सैयद अहमद खान, वो अंग्रेजों के अंदर पढ़ के आए थे, ठीक है ना। तो वो मुसलमानों को ये कहते थे कि मैं इनकी साइकी समझता हूँ, जब तक तुमने अंग्रेजी ना सीखी ये तुम्हारी औकात नहीं कुछ जानेंगे। ठीक है, तुम इनको समझ ही नहीं पाओगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। इस वजह से इनकी अब सर सैयद अहमद खान की कुछ खिदमात थी। इनकी खिदमात थी तालीमी खिदमात, सियासी खिदमात, माशरती खिदमात, इस तरह की इनकी चंद खिदमात थी। अब इनमें से आपने सिर्फ दो खिदमात करनी है, वो है तालीमी और सियासी खिदमात। अब इन इन दो खिदमात में से आपको एक या दोनों पूछ सकता है। अब जब भी आप सर सैयद अहमद खान का क्वेश्चन लिखेंगे, अब सबसे पहले ऊपर सर सैयद अहमद खान, या सॉरी एक चीज आपको बताना स्टूडेंट भूल गया, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो था अलीगढ़। तहरीके अलीगढ़ को छोड़े, पहले अलीगढ़ को समझिए। अलीगढ़ ना एक्चुअल में ना इंडिया में एक शहर का नेम है अलीगढ़। अब शायद उसका नेम तब्दील कर लिया, पहले वो ना अलीगढ़ था। तो अलीगढ़ के अंदर ना सर सैयद अहमद खान रहा करते थे। यहाँ में अलीगढ़ में उन्होंने ना एक स्कूल कायम किया जिसको नाम दिया अलीगढ़ स्कूल। ठीक है, उसमें बच्चे पढ़ते थे मुसलमानों के। उस स्कूल को आहिस्ता आहिस्ता करके कॉलेज बनाया, कॉलेज के बाद उस स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। ठीक है, अब वहां पे बच्चे जो पढ़ते थे उनकी एक बनाई तंजीम, उस तंजीम को नाम दे दिया तहरीके अलीगढ़। ठीक है, अब वो तहरीके अलीगढ़ में वो बताया करते थे अपने बच्चों को कि स्टूडेंट्स आपने किस तरह चलना है, आपने किस तरह मुसलमानों को आगे, मुसलमानों की क़यादत करनी है, और अंग्रेजों से मुकाबला आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान एक्चुअल में ये समझते थे कि अंग्रेजों से हम मुसलमान तब तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी एजुकेशन का निज़ाम, जब तक हम ना खुद मेंटली फिजिकली तौर पे इतने स्ट्रोंग नहीं हो जाते कि हम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात भी कर सके कि देखो जो तुम्हें इंग्लिश आती है वो हमें भी आती है, जो तुम सियासत जानते हो वो सियासत करना हम भी जानते हैं। ठीक है, अंग्रेज हिंदुओं का क्यों नहीं थे कुछ बिगाड़ पाते, क्योंकि हिंदू बड़ी चालाक कौम थी स्टूडेंट्स। वो चालाकियां समझती थी अंग्रेजों की, इसलिए अंग्रेज कोई भी चालाकियां करने की कोशिश करते थे, हिंदू फटाफट उसका जवाब देती है, और उनकी उनकी जो सियासत है उसका जवाब सियासत में देते थे। अब आप क्या करोगे, अलीगढ़ मैंने आपको समझा दिया। सर सैयद अहमद खान का फर्ज करो वो कह देता है तालीमी खिदमात, तो आपने हल्का सा पहले तारुफ लिखना है। तारुफ में आपको मैंने बता दिया ना क्या लिखना है आपने, सर सैयद अहमद खान का नेम, फिर उनकी पैदाइश, फिर उनका वाला साहब का अगर नेम है तो वो उनकी खिदमात, फिर उन्होंने क्या क्या किताबें लिखी, इस तरह की चीज़ें। फिर यहाँ पे तालीमी तालीमी खिदमात, तालीमी खिदमात को अब आपने ऐसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। ठीक है, नीचे सारा, और सिर्फ पढ़ना है। आपने ये नहीं करना कि उसको रट्टा लगाने बैठ जाना, 3 से 4 दफ़ा पढ़ोगे ना, मैं श्योरिटी से आपको कहता हूँ तालीमी खिदमात आपको याद होंगी। और पढ़ना ऐसे जेहन में एक दफ़ा भी नहीं सोचना मेरा पेपर है, पढ़ना ऐसे कहना कि मैं पढ़ता हूँ, इंटरेस्ट लेता हूँ, इसमें क्या चला था। अपने दिमाग में सोचा करो कि वो कहानी ऐसे सर सैयद अहमद खान होंगे, ऐसे उन्होंने ये काम किए होंगे, जैसे इंसान एक नॉवल नहीं स्टडी करता, इस तरह आपने इसको स्टडी करना है। लें स्टूडेंट्स, अब अभी तक आपके मैंने 4 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास है मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब। देखो मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ना
कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग एक जमात है। जैसे आजकल मुस्लिम लीग आपको पता है दो हैं, एक मुस्लिम लीग काफ जो कि इसकी है परवेज़ इलाही की, और एक मुस्लिम लीग नून जो कि नवाज शरीफ की है। तो मुस्लिम लीग एक्चुअल में एक जमात थी, उसका नाम दे दिया कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग। जैसे इमरान खान ने अपनी जमात का नेम दिया है तहरीक इंसाफ, या एमक्यूएम ने अपनी जमात का नेम दिया है उधर कराची में। तो इस तरह जब कायद-ए-आज़म ने एक जमात बनाई, एक पार्टी बनाई, तो उन्होंने अपनी पार्टी का नेम दिया मुस्लिम लीग, यानी कि मुसलमानों की जमात। एक्चुअल में मुस्लिम लीग से पहले कायद-ए-आज़म ना कांग्रेस में थे। कांग्रेस हिंदुस्तान की एक पार्टी है, ठीक है ना? वहाँ पे थे कांग्रेस, और कांग्रेस में गांधी भी था। जब कायद-ए-आज़म कांग्रेस में थे, तो कायद-ए-आज़म जब भी मुसलमानों का कोई ना कोई मुकदमा लेके जाते थे कि देखो इस इलाके में मुसलमानों का ये काम रहता है, ये कर दो, ये कर दो, तो वो मुसलमानों के काम को सुनते नहीं थे, कायद-ए-आज़म की बातों को टाल देते थे, और मुसलमानों के काम को हमेशा वो नहीं थे करते। कायद-ए-आज़म ने ये सोचा कि ये इस तरह तो मुसलमानों को बैक लेके जाने चाह रहे हैं, इनका असल में मकसद ये है कि मुसलमान कभी भी तरक्की हासिल ना कर पाएँ और हमारे जो है नौकर बन के रहें सारी उम्र। तो कायद-ए-आज़म ने क्या कहा, उन्होंने कहा इस तरह नहीं, मेरा जो मेरे माइंड में नज़रिया है ना, एक पाकिस्तान लेने का नज़रिया है, वो इस तरह तो नहीं पूरा होगा। मुझे एक अलहदा से जमात बनानी पड़ेगी, एक अलहदा से पार्टी बनानी पड़ेगी। तो कायद-ए-आज़म ने एक अलहदा से पार्टी बनाई, उसका नेम दिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मतलब जिसको मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म चलो कह लो आप, ठीक है? तो मुस्लिम लीग था वैसे उसका नेम। अब मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? 1906 में। अब मुस्लिम लीग के क़याम के असबाब, अब देखो क़याम के क्या असबाब थे? सिंपल सी बात है, मुझे पता चले जितना मुझे अभी तक मैंने आपको कांसेप्ट बताया था कि जी मुस्लिम लीग इस वजह से कायद-ए-आज़म ने बनाई क्योंकि मुस्लिम लीग जब कांग्रेस में कायद-ए-आज़म ये समझते थे कि मुसलमानों को वो हकूक नहीं मिलेंगे जिनको मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मेरा पाकिस्तान नज़रिया, पाकिस्तान का जो मकसद है वो मैं हासिल कर पाऊंगा। इस वजह से कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग का क़याम किया। अब जब भी मुस्लिम लीग का क्वेश्चन बोलेंगे, सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे मुस्लिम लीग, पहले इसको लिखिएगा ना। हल्का सा तारुफ, मैं आपको स्टूडेंट्स कह रहा हूँ तारुफ आपने लाजमी लिखना है। ये जो आपको पेपर प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कोई भी नहीं आपको बताएगा। तारुफ में के बाद फिर आपने मकासद, मुस्लिम लीग का तारुफ क्या लिखोगे कि मुस्लिम लीग कब कायम हुई, कितने सन में कायम हुई, किसने कायम की, ठीक है, और कायम करने का मकसद क्या था वो आप नीचे लिख दोगे पॉइंट्स में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तहरीक खिलाफत की नाकामी के असबाब। तहरीक खिलाफत की नाकामी के असबाब, इसको आप किस तरह लिखोगे? अब सबसे पहले समझो तहरीक खिलाफत किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आप में से बहुत से बच्चों ने ना ड्रामा एक देखा होगा उस्मान। अब एक्चुअली ना एक सल्तनत उस्मानिया थी। सल्तनत उस्मानिया ना ये तुर्कियों ने कायम की थी। इनका जो जिसने सल्तनत उस्मानिया कायम की ना, उसके बंदे का नेम था उस्मान, वो जो आप ड्रामा भी अक्सर देखते हो, ठीक है? अब वो उस्मान जो था उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई मैं एक ऐसी पूरी दुनिया में एक ऐसी सल्तनत कायम करूंगा जिसका मेन मकसद ये होगा कि वो पूरी दुनिया के जो मुसलमान है ना उनको एक सफ में खड़ा करेगा, ठीक है? अब ये उसके अंदर, अब उस बंदे ने क्या किया, उस्मान ने, उसने गालबन आधी से ज़्यादा दुनिया को फ़तह किया, ठीक है ना स्टूडेंट्स? जिसमें आप जर्मनी लगा लो, फ्रांस लगा लो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसमें आप ये सऊदी अरब तो नहीं, सऊदी अरब से पीछे ईरान, पाकिस्तान, ये सब जगहों पे किसकी हुकूमत थी? तुर्कियों की हुकूमत थी, ठीक है? जिसको वो सल्तनत उस्मानिया का नेम देते थे। अब इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने ना सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कैसे किया? आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर फूट डाली, अपने ना एजेंट भेजने करने एज लड़कियों के तो मतलब ज़रिए से, या लड़कियों इन टर्म ऑफ शेप गर्ल्स भेजने, या कोई ना कोई जंगे वगैरह के अंदर को ऐसे अपने जासूस भेज देने कि वो मुसलमानों के अंदर डालते थे, दरार डालते थे। इस वजह से उन्होंने करते उन्होंने इस सल्तनत को 19 सदी में जाके तोड़ दिया, ठीक है? अब जब वो टूटी ना सल्तनत, और एंड वाला, जब उनका एंड वाला बादशाह था, तो जब उनका जो एंड वाला बादशाह था ना, उनको वो जब निकला है ना, तो इनकी जो तुर्कियों की अवाम है ये बहुत ज़्यादा रोई। वो बहुत अच्छा बंदा था जो इनका बिल्कुल सबसे आखिर वाला जो इनका बादशाह था तुर्कियों का, सल्तनत उस्मानिया का। ये गालिबन 1923 या 24 की बात है, जब उसको अंग्रेज़ों ने मारा है। तो वो ना एक्चुअल में वो अंग्रेज़ों ने नहीं था मारा, वो इन्होंने तुर्कियों ने साजिश की और उसका पता बता दिया कि वो यहाँ पे रहता है। वो इंतहाई अच्छा बंदा, बहुत नेक बंदा था। अब भी तुर्की क्या समझते हैं, तुर्की ये समझते हैं कि हमने उस बंदे की हुकूमत ख़त्म करके ना बहुत ज़्यादा अपने आप से ज़्यादती किया, वो पछताते हैं। जब वो बंदा फोत हुआ ना, उसके बाद इनको एक बंदा मिला, वो आपने इंग्लिश की बुक है ना जो आपकी
सेकंड ईयर की, उसमें भी आपने उस बंदे का नेम पढ़ा होगा, मुस्तफ़ा कमाल साहिब, ठीक है। एक्चुअल में हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है कि मुस्तफ़ा कमाल ये किया वो किया। एक्चुअल में मुस्तफ़ा कमाल वो बंदा था जिसने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उस बादशाह को कत्ल करवाया। कत्ल करवाने के बाद अपनी हुकूमत बनाई। अपनी हुकूमत में इस बंदे ने नमाज़ों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, मुस्तफ़ा कमाल ने। और हमें क्या किया जाता है, हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट में इस तरह के बंदों की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि भाई इस तरह के बंदों की हिस्ट्री पढ़ो, ठीक है। अब देखना स्टूडेंट्स, मुस्तफ़ा कमाल ने क्या किया, इसने पूरे अंग्रेजी निज़ाम नाफज किया तुर्की के ऊपर। मतलब औरतों का इतना बेहयाई का काम हो गया था कि ये अंग्रेज़ों को बुलाता था, अंग्रेजी ख़वातीन को बुलाता था, और कसिनो वगैरह इसने सारे तुर्की में लगा दिए थे। चलो वो तो एक डिटेल की बात है। इसके बाद क्या हुआ, वो कौम समझी, उन्होंने कहा नहीं ये तो बड़ी गलत बात है। फिर उन्होंने रज्जब तैयब उर्दवान, जो अब उनका सदर है तुर्की का, उसको हुकूमत में लेके आए। अब वो कहते हैं कि भाई अब हमें एक ऐसा बंदा मिला है जो एक इस्लामी कवानीन के ऊपर हमारे मुल्क को लेके जाएगा, नहीं तो ये तुर्की जो था ये टोटली अंग्रेज मुल्क बन गया था। अब तरीके खिलाफत जब नाकाम हुई तो कायद आज़म को नजर आ रहा था कि ये क्यों नाकाम हो रही है, ये एक्चुअल में हिंदू और अंग्रेज ने जो साजिश की है ना, ये चाहते हैं कि मुसलमानों की हुक्मरानी कभी भी बरकरार ना रहे। अब तहरीक खिलाफत का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो तहरीक खिलाफत में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, अब आपको तहरीक खिलाफत का समझ आ गया होगा। जब उसको खत्म किया, बादशाह को जब मारा, तो उसकी नाकामी, तहरीक खिलाफत नाकाम क्यों हुई, मतलब वो क्यों बादशाह मर गया, क्यों कैसे साजिश हुई, वो सारी आप उसकी नाकामी के असबाब आप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। ये अभी तक मैंने आपको 4, 2, 6 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं स्टूडेंट्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा करारदाद मकासद 1940 के असबाब। अब देखो करारदाद मकासद 1940 के असबाब का क्या मतलब हुआ कि 1940 में ना ये जो हमारा मनार पाकिस्तान है, इस पार्क में बैठ के कायद आज़म और इनकी सारी लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए जिसका नाम हमने पाकिस्तान डिसाइड किया है, ठीक है। अब उसमें एक करारदाद पास हुई, जैसे मैं 7 बंदे बैठ के एक रेजोल्यूशन पास करूं कि भाई आज से हमारे अंदर ये असूल चलेगा, ठीक है। तो इस तरह कायद आज़म ने बैठ के ये डिस्कस किया कि भाई आज के बाद हम जिस मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं ना, उस मुल्क का नाम होगा पाकिस्तान। फिर 1940 से लेकर 1947 तक एक ही नारा लगता था कि मतलब हमें लेके रहेंगे आज़ादी, पाकिस्तान का मतलब का ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। समझ आ गई यार बात। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि 1940 के क्या क्या मकासद से करारदाद पाकिस्तान, जो करारदाद का मतलब ये होता है कि रेजोल्यूशन पास करना। अब ये आपके 7 क्वेश्चन स्टूडेंट्स हो गए। आई थिंक सो वीडियो काफ़ी लेंथी जा रही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, आप 8 करेंगे आम इंतखाबात 1945 और 46 के असबाब, इसको एक नज़र देखिएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आप स्टूडेंट्स करोगे, वो क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो जाएगा इब्तदाई मुश्किलात। जैसे पाकिस्तान बना तो इब्तदाई मुश्किलात क्या आई, इन्होंने फौजी असासे कम दिए, इन्होंने हिंदुओं ने हमें उतने सूबे नहीं दिए जितने हमारे आने चाहिए थे। जैसे कि मकबूजा कश्मीर है, इन लोगों ने हमें असासे कम दिए, फौजी असासे कम दिए, हमें पैसे कम दिए, ठीक है। मतलब हमें इतना जलील किया कि ताकि ये लोग दोबारा से मजबूर हो जाए हमारे साथ आके मिले। डन है, ये 9 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इब्तदाई मुश्किलात के बाद तकसीम बंगाल, बांग्लादेश हमसे कैसे तकसीम हो गया 1971 में, उसके इस बाब क्या थे, ये 10 क्वेश्चन आपके। 10 के बाद आप क्या करोगे, 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन आएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में आपने करना स्टूडेंट जो एंड वाले 2 चैप्टर हैं आपके, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 में आप ये करोगे कि पाकिस्तान को दरपेश ज़री मुश्किलात, याद है आपने वो प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा ना ईओपी में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके उर्दू में लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका सनती शोबे की मुश्किलात, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो बैकवर्डनेस आया भी है ना आपको क्वेश्चन, तो उसको उल्ट करके लिख दीजिएगा, उसकी जरिए जो सनती मुश्किलात हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है खारजा पॉलिसी वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये क्वेश्चन करना है खारजा पॉलिसी के मकासद, मैं समझा देता हूँ। खारजा पॉलिसी किसे कहते हैं, खारजा पॉलिसी से कहते हैं स्टूडेंट्स हमारे रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। मतलब हमें देखो, फिर बात इमरान खान के ऊपर ही आ जाती है। कहने का मतलब ये है, देखो इमरान खान क्या कहता था, वो कहता था कि मैं रूस से मैं जाके मिला हूँ, मैंने रूस को ये बोला कि मुझे गंदम दो, मुझे पेट्रोल सस्ता दो और मुझे गैस दो। तो अमेरिका नाराज़ हो गया। अमेरिका क्यों नाराज़ होता है, या मेरी मेरी हमारी जो फौज है, या हमारे ये जो सियासतदान है दूसरे, मेरी ओपोजिशन है, ये कौन होती है मुझे ये कहने वाले कि आप रूस से ना मिलो, या अमेरिका कौन होता है, या इंग्लैंड कौन होता है हमें ये कहने वाला कि आप रूस से जाके ना मिलो। हालांकि मैंने वो काम करना है जो मेरी अवाम के मफाद में है। बात को समझ रहे हो, तो वो ठीक बात कर रहे हैं ना। तो वो कहता है कि भाई चाहे हमारी जिससे मर्जी लड़ाई हो। अब देखो इंडिया जो है, इंडिया अमेरिका का एक ऐसे ही पार्टनर है जैसे हम और चाइना है, और इंडिया भी तो रूस से ले रहा है ना गैस, क्यों,
वो भी तो रूस से पेट्रोल ले रहा है ना सस्ता, क्यों? वो क्यों ले रहा है? अमेरिका वहाँ पे क्यों नहीं एतराज़ करता? वो ये कहने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि इंडिया अमेरिका को ये कहता है भाई मेरी अवाम को हमने फ़ायदा देना है, हम तेरी दोस्ती देखें कि अपनी अवाम का फ़ायदा देखें। ये इमरान खान भी यही मकसद है और इसी चीज़ को कहते हैं खारजा पॉलिसी। खारजा पॉलिसी का मतलब है कि अपने अवाम के मफाद के अंदर रहते हुए जो फैसले करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ, इस अमल को हम कहेंगे खारजा पॉलिसी। अब इसके मकासद क्या-क्या होने चाहिए? खारजा पॉलिसी का यही मकसद होना चाहिए कि अपनी अवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करो, अवाम की रज़ामंदी के अंदर जितने भी फैसले हैं वो करो। ये क्वेश्चन हो गया आपका 13। अब एक क्वेश्चन और कीजिएगा, अब 14 क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सबको मिला के, जैसे पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात। ये सबको आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। जौन सा भी ताल्लुकात आए आपने सिर्फ नेम चेंज करना है उस कंट्री का और आपका क्या हो जाएगा, वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और जितना भी दूसरे ताल्लुकात होने चाहिए आप अपने पास से भी लिख सकते हो कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात ये होने चाहिए कि हमें उनको गंदम सेल करनी चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, अपने अपने मुल्क के मफाद के अंदर रह के काम करना चाहिए। हमारा ताल्लुक सऊदी अरब से इतना है कि देखो हम अपनी फ़ौज भी वहाँ पे भेज सकते हैं क्योंकि मदीना मुनव्वरा की हमने हफाजत का ज़िम्मा उठाया है। इस तरह के ये पॉइंट आपने इसको भी तरतीब से देख लेना है। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। वीडियो लेंथी होगी लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बार-बार देखिएगा, आपका फ़ायदा होगा। मैं इस वजह से लेंथी बनाई है क्योंकि मुझे पता था कि मुतालिया पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती, नॉलेज लेने की बात होती है। उतनी चीज़ें इंसान खुद पढ़ के नहीं सीख सकता जितनी चीज़ें किसी के वर्ड्स को जब सुनता है ना तो इंसान को ज़्यादा समझ में आती है कि यार जो मैंने पढ़ के खुद से समझना है वो मैं कोई और ही बंदा मुझे समझा दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा होगा। प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से कीजिएगा, इसी तरह से आपने याद नहीं करना, इसको बार-बार पढ़ना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को दूसरे फ्रेंड्स में भी शेयर करना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।